Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, the next topic of Unit 13 is torque on current carrying loop or torque on current carrying coil. बच्चों, जैसा कि आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब चाहे करंट किसी वायर में से गुज़रे या किसी भी कॉइल में से गुज़रे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन सोलेनाइड भी पढ़ा है। हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर भी पढ़ा है। इट मीन्स करंट्स प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड्स। और जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, इट एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स। ये भी हमने अर्लियर टॉपिक में पढ़ा है। आई वांट टू रिमाइंड यू हेयर कि सपोज वी हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग लेंथ L, carrying current I, placed in an external uniform magnetic field B. Now, the magnetic field of the current which is around that conductor interact with the external magnetic field and conductor experience the magnetic force. How much the value of magnetic force on straight conductor, तो इसका रिलेशन बच्चों हमने लिखा था, दैट वाज I L क्रॉस B. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। रिलेशन शो कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है, इट इज़ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम कह रहे हैं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स कंडक्टर पे लगेगी वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 का एंगल बनाएगी। ये मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट है, जिसको हम एल वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, इसके साथ भी 90 का एंगल बनाएगी। इट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। और उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको बच्चों 4 डिफरेंट रूल्स बताए थे। हम इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हैं, राइट हैंड पाम रूल से भी निकाल सकते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड का जो रूल आपको बताया था उससे भी निकाल सकते हैं, और जो राइट हैंड रूल है ओर्स्टेड का, इसको एक्सटेंड करके भी इस कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ हमने बच्चों ये पढ़ी थी कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होती है, यानी जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है, दैट डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा। व्हाट इज थीटा? इट इज़ एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स दिस इज़ द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। तो अगर हम इस फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखें, दैट वाज ILB साइन थीटा, और चूँकि साइन का फंक्शन 0 के एंगल पे 0 वैल्यू देता है, 180 के एंगल पे भी 0 वैल्यू देता है, 90 के एंगल पे मैक्सिमम वैल्यू देता है, तो इसका मतलब है कि अगर ये कंडक्टर इस फील्ड के अंदर यूँ परपेंडिकुलर रखा जाए तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटेस्ट एक्ट करती है, और अगर हम इसको पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द फील्ड रखें, फिर इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती। लुक हियर द ज्योमेट्री ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड राइट, करंट इज फ्लोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंगल बिटवीन फील्ड एंड करंट इन 90। नाउ दिस कंडक्टर विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। इसी तरह से वंस अगेन अ स्ट्रेट कंडक्टर through which current I is flowing but in downward direction, again perpendicular to the field. This conductor also experiences maximum value of magnetic force, but the direction of magnetic force on this carrying conductor
and direction of magnetic force on this current carrying conductor will be exactly opposite. चाहे हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग का रूल लगाएं या राइट हैंड पाम रूल लगाएं, तो राइट हैंड पाम रूल में बच्चों बताया हुआ है कि ये जो फिंगर्स होती हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं, ये थंब कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करता है, और जो हथेली का फेस है ये मैग्नेटिक फोर्स को शो करता है। तो अगर मैं इस डायग्राम पे ये रूल अप्लाई करता हूँ, थंब को करंट की तरफ किया है, फिंगर को एक्सटर्नल फील्ड की तरफ किया है, हथेली इनवर्ड है, इसका मतलब है इस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, होगी मैक्सिमम, बट इट मस्ट बी इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड. It means it is normal to the direction of the external magnetic field and direction of flow of current. अब चूँकि दोनों वेक्टर बोर्ड की प्लेन पे हैं तो इसका मतलब फोर्स या तो आउटवर्ड हो सकती है या इनवर्ड हो सकती है. तो यहाँ पर अगर हम रूल लगाएं मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर पे इनवर्ड होगी, और अगर इधर आकर रूल अप्लाई करें, यही राइट हैंड पाम रूल ही अगर अप्लाई करें, अब हम राइट हैंड रूल को यूं रखेंगे, थंब को करंट की तरफ करेंगे, करंट नीचे की तरफ है, फिंगर्स को एक्सटर्नल फील्ड की तरफ कर दिया है, हथेली बच्चों आपकी तरफ आ रही है, इसका मतलब है इस कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो आउटवर्ड एक्ट करेगी. इसका मतलब है इस पे मैग्नेटिक फोर्स और इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स होगी तो मैक्सिमम दैट इज़ ILB sin 91 आ जाएगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन रिवर्स होने से फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है. और अगर यही कंडक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द फील्ड रख दिया जाए तो कंडक्टर पे किसी किस्म की कोई फोर्स एक्ट नहीं करती. अब बच्चों इन चीज़ों को ज़हन में रखते हुए अगर मैं यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू लिखूँ तो दैट वाज ILB. दिस इज़ द maximum magnetic force which is acting on this conductor or on this conductor, but here magnetic force is into the board, here magnetic force is out of the board, and here the magnitude of magnetic force is not maximum, but magnetic force is acting on the conductor and its value is ILB sin theta, which is normal to the plane of direction of flow of current and external magnetic field. अब इस कंसेप्ट को ज़हन में रखते हुए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल या टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप. कि बच्चों अगर हमारे पास एक कॉइल है उसको अगर हम इसी तरह से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें जिस तरह से करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो जब कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं कंडक्टर पे फोर्स लगती है, लेकिन जब किसी लूप या कॉइल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो दैट कॉइल एक्सपीरियंसेस टॉर्क. अब वो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करता है हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं. अ करंट कैरिंग rectangular coil experiences torque in an external uniform magnetic. A current carrying rectangular loop or a current carrying rectangular coil experiences torque in an external uniform magnetic field. अब इसका प्रिंसिपल क्या है? Principle. A current carrying straight conductor experiences magnetic force in an external uniform magnetic field, that is Fm is equal to I L क्रॉस B. और अगर बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड लिखी जाए जस्ट तो दैट इज़ I L B sin theta. So this is the principle of this topic. अब टॉपिक तो बच्चों क्लियर है कि करंट कैरिंग लूप में टॉर्क कब पैदा होगा जब हम उसको किसी एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे. और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है
वो मैंने आपको ऑलरेडी रिमाइंड करवाया है कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है जिसकी मैग्नीट्यूड ILB sin थीटा होती है, और अगर थीटा 90 हो तो कंडक्टर पे लगने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होती है। तो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ टार्क ऑन करंट कैरिंग। अब बच्चों हम इस टार्क की वैल्यू डिटरमिन करने जा रहे हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टार्क, डिटर्मिनेशन ऑफ टार्क बच्चों करने जा रहे हैं कि अब हम किसी करंट कैरिंग कोयल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाले हैं और उसके ऊपर एक्ट करने वाले टार्क की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो कंसिडर करते हैं बच्चों एक रेक्टेंगुलर कोयल का जस्ट एक लूप। कोयल में तो बहुत सारे टर्न होते हैं, हम रिज़ल्ट ऑब्टेन करेंगे फॉर अ सिंगल लूप, और फिर जितने टर्न उस कोयल में या जितने लूप उस कोयल में होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कोयल का टार्क आ जाएगा। कैलकुलेट एक लूप का करेंगे, n अगर लूप हुए तो n से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे कोयल का हमारे पास टार्क आ जाएगा। तो बच्चों हम रेक्टेंगुलर कोयल का लूप ले रहे हैं, लूप का नाम रखेंगे, लूप की लेंथ बताएंगे, लूप की विड्थ बताएंगे, लूप को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, और हम अपनी कैलकुलेशन को कन्वीनियंटली सॉल्व करने के लिए या रिलेशन को ऑब्टेन करने के लिए हम कोयल को एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे ही अज्यूम करेंगे। तो कंसिडर करने वाले हैं एक रेक्टेंगुलर कोयल। कंसिडर अ लूप ऑफ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल PQRS। मैंने बच्चों नाम रख दिया है कोयल का PQRS। कंसिडर लूप ऑफ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल PQRS हैविंग n टर्न्स या लूप्स ऑफ लेंथ L and breadth B placed in an external uniform magnetic field capital B so that plane of coil is parallel to external magnetic। फिर बच्चों अंडरस्टैंड करें डिटर्मिनेशन ऑफ टार्क। हमने एक करंट कैरिंग लूप ले लिया है एक रेक्टेंगुलर कोयल का, एक लूप ले रहे हैं, कोयल रेक्टेंगुलर ले रहे हैं, कोयल का नाम PQRS बता दिया है, कोयल में n टर्न हैं, हर की लेंथ L है, ब्रेड्थ B है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में रखा हुआ है, और अपनी कन्वीनियंस के लिए हमने कोयल को पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा। एज शोन इन द डायग्राम, हम इसको यहाँ पर डायग्राम में बच्चों दिखाने वाले हैं। तो वॉच हियर PQRS, length of coil is L, which is here, breadth of this coil is B। Coil is placed parallel to the external uniform magnetic field B, which is toward right here and represented by these green lines. This is the external uniform magnetic field। दिस B बच्चों मैंने बताया कि ये कोयल की ब्रेड्थ है, ये L इसकी लेंथ है, और ये एरो शो कर रहे हैं कि इसमें करंट I जो है वो यूं फ्लो कर रहा है, जो कि करंट की डायरेक्शनें हैं। ये एरो एक्चुअली तौर पर
ये करंट की डायरेक्शन को शो कर लें। अब बच्चों मैंने बताया है आपको कि जब हम किसी करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, ये घूमता है, इसमें टार्क पैदा होता है। अब दो ही ओरिएंटेशन हो सकती हैं, या तो ये कॉइल यूँ इस साइड पे घूमेगा या इधर घूमेगा। ये तो जब हम स्टडी करेंगे तो फिर ही बता सकते हैं कि ये जो कॉइल है इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, ये तो कैलकुलेशन के बाद बताएंगे। हमने एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन पे कॉइल को रखा हुआ है, हमने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा है। कॉइल की सरफेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, लेकिन जो सरफेस का नॉर्मल होता है जिसको हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बोलते हैं, जो एरिया वेक्टर है वो नॉर्मल टू द प्लेन होता है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड और जो इस सरफेस का नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर हैं। अब बच्चों दो चीज़ें अंडरस्टैंड करें, मैं यहाँ पे नॉर्मल की डायरेक्शन पॉइंट आउट कर देता हूँ। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, जिसको एन यूनिट वेक्टर लिख दिए। अब अगर मैं नॉर्मल टू द प्लेन लूँ और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देखूँ तो ये तो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जो कॉइल इटसेल्फ है, जो कॉइल की प्लेन है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हम कह रहे हैं कि द कॉइल इज़ प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सो दैट प्लेन ऑफ कॉइल इज़ पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इट मीन्स हम जो एंगल ले रहे हैं वो इस मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन के दरमियान ले रहे हैं जो इस वक्त ज़ीरो है, और जो एंगल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के दरमियान है वो ज़ीरो नहीं है, वो 90 डिग्री है। दो डिफरेंट एंगल हैं। तो अब बच्चों इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए हम इस के ऊपर लगने वाले टार्क की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सो दिस इज़ द मेन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ दिस टॉपिक, and now we are actually going to calculate the torque on current carrying loop in the external uniform magnetic field here, जो कि डायग्राम हमने सामने बच्चों ड्रा कर दी है। अब हम कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। अब बच्चों ये है तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल, बट इट मे बी कंसिडर्ड एज 4 स्ट्रेट कंडक्टर, कि अगर हम इस कॉइल की जो 4 साइडें हैं P से लेकर Q तक और Q से लेकर R तक, R से लेकर S तक और S से लेकर P तक, इनको अगर हम 4 स्ट्रेट कंडक्टर कंसिडर कर लें और हर कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट why the torque is produced in current carrying loop and how much the torque is produced in the current carrying loop, जो कि डिस्क्राइब करने वाले हैं। the sides of loop PQ, QR, RS and SP behave as 4 current carrying straight conductors placed in external uniform magnetic field. They experience magnetic forces that are, अब जो हम कह रहे हैं कि जो साइडें हैं इस लूप की, साइडों के नाम मैंने बता दिए हैं। P Q ये वाली साइड है, Q R दूसरी साइड है, R S तीसरी है, S P जो चौथी साइड है। तो हम कह रहे हैं जो साइड ऑफ लूप हैं बिहेव एज 4 करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो ये करंट कैरिंग जो कॉइल है इसकी चारों साइडें 4 स्ट्रेट कंडक्टर बिहेव करती हैं। प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ी हुई हैं। दे एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्सेस, तो ज़ाहिर है फिर उन पे मैग्नेटिक फोर्सें लग रही हैं, जैसे कि हमने
अर्लियर टॉपिक में पढ़ाया है और आपको रिमाइंड करवाया है अभी, तो हम उन मैग्नेटिक फोर्सेस को कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड पी क्यू, मैग्नेटिक फोर्स ऑन साइड पी। हम बच्चों मैग्नीट्यूड्स आप फोर्सेस कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आपको पता है करंट कैरियंग कंडक्टर पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स को ILB साइन थीटा लिखते हैं। तो अगर हम इस पी क्यू साइड को देखें तो करंट डाउनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट में बच्चों अगर एंगल देखें तो 90 डिग्री है। इसका मतलब इस कंडक्टर पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी। मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू करंट I है, इसकी लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक वो L है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है और साइन हमें नज़र आ रहा है करंट और फील्ड में एंगल 90 है। इट मीन फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है। फोर्स कैलकुलेट करें तो दैट इज़ ILB। अब अगर हम यहाँ पर रूल लगाएं जो कि अभी आपको बताया था कि ये स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट यूँ डाउनवर्ड है, एक्सटर्नल फील्ड उधर है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स आउट ऑफ द बोर्ड ही एक्ट करेगी, यानी इस साइड के ऊपर। तो लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन को अगर हम यहाँ पर लिखें तो डॉट मैंने लगा दिया है, डॉट के अराउंड ये दायरा लगाकर मैंने साथ F यानी इस साइड पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है FPQ उसकी डायरेक्शन बता दी है कि इट इज़ आउटवर्ड। तो यहाँ पर साथ लिख देते हैं डायरेक्टेड आउटवर्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट का भी हो सकता है, ये राइट हैंड पाम रूल भी हो सकता है, ये राइट हैंड जो ऑस्टेड का है वो भी रूल हो सकता है। या अगर हम फेडरल बोर्ड की बुक को फॉलो करें तो हम इस डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर रहे हैं डायरेक्टेड आउटवर्ड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अगर हम फ्लेमिंग का रूल लगा रहे हैं तो फिर फ्लेमिंग का जो लेफ़्ट हैंड रूल है उससे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकल रही है। ज़रा यहाँ पर रूल अगर फॉलो करें, ये एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है, ये करंट की डायरेक्शन है, थंब आउटवर्ड है, इस साइड पे फोर्स मैक्सिमम है और डायरेक्टेड आउटवर्ड है। नेक्स्ट साइड जो आपको नज़र आ रही है क्यू से लेके आर तक, इस पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू देखें, मैग्नेटिक फोर्स क्यू टू आर। अब इस साइड में भी करंट तो आई है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्ट्रेट कंडक्टर है उसकी लेंथ एक्चुअली इस कॉइल की ब्रेड्थ है जिसको B लिख दिया है, फिर कैपिटल B लिख दिया है। तो ये I इंटू लेंथ जिसको ILB इधर लिखे हुआ था, यहाँ पर L की जगह पे स्मॉल b लिख दिया है। ये B तो एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू है और हमें नज़र आ रहा है कि करंट और फील्ड दोनों आपस में पैरेलल हैं। यानी देखें इधर बच्चों, देखें फील्ड भी इधर है, करंट भी इधर है, थीटा 0 है। इसका मतलब इस साइड पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, साइन 0। तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बच्चों 0 आ जाए। इसी तरह से इस वर्टिकल साइड पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स को अगर हम कैलकुलेट करते हैं FRS, इसको कैलकुलेट करें उसी तरह से, ज़ाहिर है जो ये लेंथ है इधर भी वही लेंथ है, इधर भी करंट आई है, इधर भी करंट आई है। अब ये भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है, इधर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B है क्योंकि टोटल फील्ड यूनिफॉर्म है। यहाँ पर भी एंगल 90 है, फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम ही है। लेकिन अगर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएं और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकालें या राइट हैंड पाम रूल लगाएं तो इस साइड पे जो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट होगी। जैसा कि यहाँ पर हमने देखा था कि मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड है, करंट अपवर्ड जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर करंट अपवर्ड जा रहा है। तो सेम जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने का प्रिंसिपल उधर है वही मैं यहाँ पर भी प्रिंसिपल अप्लाई कर दूँ कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इनवर्ड है और इस मैग्नेटिक फोर्स का नाम हमने FRS लिख दिया है। RS का मतलब बच्चों क्या है, साइड का नाम है, स्ट्रेट कंडक्टर का नाम है। तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फोर्स ILB आएगी, साथ आगे साइन 90 आएगा। जैसे वही सब कुछ वही बच्चों डायरेक्टली लिख देना है, तो दैट इज़ इक्वल टू ILB आ जाएगा। और आगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को बयान करना है तो डायरेक्टेड, इसमें आउटवर्ड लिखा था, इसमें डायरेक्टेड इनवर्ड लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्टेड इनवर्ड
according to Fleming's लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही बच्चों लगाया है और फोर्स की डायरेक्शन निकाली है और फोर्स की डायरेक्शन आपको बताया है कि अब इधर इनवर्ड है, इस साइड पे इधर आउटवर्ड है, इधर इनवर्ड है और इस साइड पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। अब आखिरी साइड जो ऊपर आपको नज़र आ रही है जिसमें करंट फील्ड के अपोजिट है, तो जिस तरह से इस साइड पे फोर्स ज़ीरो है, इस साइड पे भी फोर्स क्या है, वो ज़ीरो ही एक्ट कर रही है। एफ एस पी, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल के देखें तो बच्चों वही जो कैलकुलेशन इस साइड के लिए लिखी थी, सिर्फ क्या है साइन ज़ीरो की बजाय साइन 180 आएगा, बाकी इसी तरह ही लिखेंगे आई, फिर स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी, फिर साइन 180 और 180 ज़ीरो होता है, आंसर ज़ीरो ही आ जाएगा। इसका मतलब है जिस ओरिएंटेशन पे हमने कॉइल रखा हुआ है या जिस ओरिएंटेशन पे हमने ये लूप दिखाया है, इस ओरिएंटेशन पे चारों साइडों में से सिर्फ दो वर्टिकल साइड पे मैग्नेटिक फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। दोनों वर्टिकल साइड पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्सेस की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हैं। दोनों साइडों पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शनें एग्जैक्टली एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अगर हमारे पास बच्चों दो फोर्सें हों, दोनों फोर्सों की मैग्नीट्यूड भी सेम हो, दोनों फोर्सों की डायरेक्शन अपोजिट हो, उनके लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के साथ कंसाइड ना कर रहे हों, तो ऐसी फोर्सेस के पेयर को हम बच्चों कपल कहते हैं। इसका मतलब है हम कह रहे हैं कि इस कॉइल पे कपल एक्ट कर रहा है। कपल का मतलब है इस पे दो फोर्सें लग रही हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की डायरेक्शनें एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हैं, डिफरेंट पॉइंट पे दोनों फोर्सें लग रही हैं। इट मीन उनके लाइन ऑफ एक्शंस आपस में कंसाइड नहीं कर रहे। अगर दो फोर्सें इक्वल हों, अपोजिट हों और उनके लाइन ऑफ एक्शन आपस में कंसाइड कर जाएं, फिर बच्चों वो दोनों फोर्सें एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। तो यहाँ पर इस फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड है, इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पर है, वो फोर्स इनवर्ड है, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, वो यहाँ पर है। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन और उस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस बी हियर एट दिस ओरिएंटेशन। सो दीज फोर्सेस कंस्टिट्यूट कपल एंड अफेक्ट ऑफ कपल इज टॉर्क। हमेशा जब भी किसी सिस्टम पे कपल एक्ट करता है तो उस सिस्टम को घुमाता है, उसमें टॉर्क पैदा करता है। तो यहाँ पर हम ने ये कंक्लूड कर लिया है कि इस रेक्टेंगुलर लूप पे कपल एक्ट कर रहा है और कपल इस कॉइल को घुमाएगा, रोटेट कराएगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस। अब किस तरह से रोटेट कराएगा वो बच्चों हमें फोर्सेस की डायरेक्शन से नज़र आ रहा है कि ये फोर्स इनवर्ड है, ये वाली साइड इनवर्ड मूव करेगी, ये फोर्स आउटवर्ड है, ये साइड आउटवर्ड मूव करेगी। तो अगर बच्चों ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पर पड़ा हुआ है तो वो साइड इनवर्ड जा रही है, ये आउटवर्ड जा रही है, उसका मतलब ये कॉइल इस तरह से क्या करेगा, यूँ घूमना शुरू करेगा। और अगर हम ऊपर से व्यू करें तो उस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट एंटी क्लॉक वाइज ये कॉइल रोटेट करेगा इस करंट की फ्लो से जो हमें इस वक्त डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ को आगे बयान करते हैं। इट कैन बी सीन दैट एफ पी क्यू एंड एफ आर एस both are equal in magnitudes but opposite in direction, having different lines of action. It can be seen that FPQ, बच्चों FPQ का मतलब है, मैं बता रहा हूँ इस वर्टिकल साइड की बात कर रहा हूँ, FRS इस वर्टिकल साइड की बात कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं कि FPQ और FRS both are of equal, both are equal in magnitude but opposite in direction, having different line of action. Therefore, they constitute couple and the effect of couple is always torque.
हम कह रहे हैं कि बच्चों दो फोर्सें हैं, जो एक इस साइड पे लग रही है, दूसरी इस साइड पे लग रही है, दोनों फोर्सों की मैग्नीट्यूड बराबर है। कितनी है? इस फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम है, ILB है, जैसा कि ये लिखी है। इस साइड की फोर्स भी वैल्यू मैक्सिमम है, ILB है। ये आउटवर्ड है, वो इनवर्ड है, डिफरेंट पोजीशनें हैं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शंस हैं। ये फोर्सें कपल क्रिएट कर रही हैं एंड अफेक्ट ऑफ कपल इज़ ऑलवेज टार्क, कि हमेशा कपल टार्क प्रोड्यूस करता है। द कॉइल विल रोटेट अबाउट y axis in the anti-clockwise direction as viewed from the top। कि अगर हम इधर ऊपर से देखें, नीचे से नहीं बचे, ऊपर से देखें, मैं ज़रा एक्सिस को ड्रा कर दूं आपके लिए, बात को अंडरस्टैंड कराने के लिए। ये मेरा वो अज्यूम्ड वर्टिकल एक्सिस है जिसकी बात की। दिस इज़ y एक्सिस। अब ये वाली साइड इनवर्ड जाएगी, वो आउटवर्ड आएगी, तो ये कॉइल यूं एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करेगा व्हेन वी व्यू इट फ्रॉम द टॉप। ऊपर से देखें तो ये y एक्सिस के अराउंड यूं इस तरह से घूमेगा। द कॉइल विल रोटेट अबाउट y एक्सिस, जो कि लेबल कर दिया है मैंने, इन द एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन एज व्यूड फ्रॉम द टॉप। के ऊपर से यहाँ से देखें, टॉप का मतलब है अबव व्यू लें, कॉइल हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ नज़र आएगा। अब बच्चों एक अहम बात कि टार्क हमेशा, टार्क जो कॉइल में प्रोड्यूस होगा, दैट ऑलवेज एक्ट इन सच अ वे दैट द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल विल टेंड टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेट। हम कह रहे हैं बच्चों ये कॉइल है, ये नॉर्मल है कॉइल की प्लेन, इस वक्त नॉर्मल फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो जैसे जैसे ये कॉइल यूं घूमता हुआ जा रहा है, ये घूमते घूमते इधर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो नॉर्मल टू द प्लेन है, ये उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करता हुआ जा रहा है। इसका मतलब है कि जब ये कॉइल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सेट हो जाएगा, उस वक्त नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल फील्ड के साथ अलाइन कर जाएगा। वहाँ पे जाकर टार्क ज़ीरो हो जाएगा। अब उसकी रीज़न बच्चों क्या है? फिर ये चारों साइडें यूं परपेंडिकुलर हो जाएंगी टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। फिर एक फोर्स इधर लगेगी, एक फोर्स इधर लगेगी, एक फोर्स आउटवर्ड लगेगी, एक फोर्स इनवर्ड लगेगी। ऊपर वाली नीचे वाली फोर्सें इक्वल अपोजिट होंगी, एक दूसरे को अफेक्ट कैंसिल कर देंगी। इधर वाली और इधर वाली फोर्सें इक्वल और अपोजिट होंगी, एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, तो कपल कंस्टिट्यूट फिर नहीं होगा। या दूसरे लफ्ज़ों में तो मैंने आपको बताया है कि जिस वक्त ये कॉइल फील्ड के परपेंडिकुलर सेट हो जाएगा और तमाम फोर्स एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, टार्क ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़रा ये देखें, इस वक्त तो ये कपल कंस्टिट्यूट हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये कॉइल यूँ घूमेगा, दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगे। एग्जैक्टली जब ये कॉइल परपेंडिकुलर टू द फील्ड होगा, इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन एग्जैक्टली एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे और ये फोर्सें एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। यानी इनके दरमियान जो इस वक्त मैक्सिमम डिस्टेंस है वो ब्रेड्थ ऑफ कॉइल है, और रोटेट करने से कॉइल की ओरिएंटेशन यहाँ से ये हो जाएगी। इट मीन्स एक फोर्स बच्चों इधर आ जाएगी, इधर वाली फोर्स इधर आ जाएगी, तो एग्जैक्टली फोर्सें एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। ऊपर नीचे वाली फोर्सें एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देंगी, यहाँ पर आकर टार्क ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज़ आवर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जिसको मैं मैथमेटिक्स में आगे जाकर एक्सप्लेन करूँगा। तो अब बच्चों हमने टार्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये तो फिज़िक्स बताई है कि टार्क कैसे पैदा होगा, कॉइल घूमेगा कैसे, लेकिन अब उस टार्क की वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब बच्चों अगर तो फोर्स का टार्क निकालना हो तो हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को मोमेंट आर्म से मल्टीप्लाई कर दें। अब चूँकि दो फोर्सें हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स इधर है। अब एक तरीका तो ये है कि इस फोर्स का अलहदा टार्क निकाला जाए। ये मोमेंट आर्म लें जो टोटल ब्रेड्थ का हाफ है, यानी ये डिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है बच्चों कि ये b/2 है। तो या तो इस फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज़ ILB, इधर इस फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज़ आल्सो ILB।
तो अगर मैं इस फोर्स का टार्क निकालूँ वो ILB, ये फोर्स आएगी और B/2 मोमेंट आर्म आ जाएगा, तो इस फोर्स का टार्क आ जाएगा y एक्सिस पे। अब ये इनवर्ट जा रही है, इसका मतलब है कि टार्क एंटी क्लॉकवाइज है। इसी तरह से इस साइड का टार्क अगर कैलकुलेट करें, इस फोर्स का टार्क कैलकुलेट करें, तो ILB तो फोर्स है और मोमेंट आर्म इधर अगर निकालें तो B/2, तो जितना उसका टार्क आएगा इतना ही इसका टार्क आएगा, ऐड करेंगे टोटल टार्क आ जाएगा। लेकिन बच्चों कपल का टार्क निकालना हो तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि जो फोर्सें कपल क्रिएट कर रही हैं उनमें से किसी एक फोर्स की मैग्नीट्यूड ले लें और दोनों फोर्सेस के दरमियान जितना, दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ले लें जो कि ब्रेड्थ ऑफ कॉइल को शो कर रहा है। इस टोटल डिस्टेंस को हम कपल आर्म बोलते हैं। तो डायरेक्टली भी हम कपल का टार्क निकाल सकते हैं, यानी दो तरीके हैं कि इस फोर्स का टार्क अलहदा निकालें, इसका अलहदा निकालें, दोनों को ऐड कर दें। या डायरेक्टली कपल का टार्क निकालना है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड लें, इन दोनों में से कोई एक फोर्स ले लें, फिर मोमेंट आर्म से बच्चों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कपल आर्म लेना पड़ेगा। और कपल आर्म जो है वो इन दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान टोटल डिस्टेंस है जो कि इस कॉइल की ब्रेड्थ को शो कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क निकालने वाले हैं टॉ इक्वल दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स क्रिएटिंग कपल इनटू कपल आर्म। कि अगर हम क्या कर लें, जो दो फोर्सें कपल क्रिएट कर रही हैं उनमें से एक फोर्स की वैल्यू ले लें, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द फोर्स विच आर क्रिएटिंग कपल इनटू कपल आर्म। व्हाट इज कपल आर्म? फिर बता रहा हूँ, इट इज़ परपेंडिकुलर डिस्टेंस between the line of action of the two forces. So perpendicular distance। और आपको बच्चों याद रखना है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्स। जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ एक्चुअली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन लिखें जी बच्चों, टार्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स दैट इज IL इनटू कपल आर्म दैट इज स्मॉल b, I लेंथ इनटू ब्रेड्थ को बच्चों इकट्ठा कर दिया इनटू कैपिटल B, IAB, here length into breadth that is area of, this is area of loop कह लें, area of coil कह लें। this is the value of the torque या this is the magnitude of the torque in this one loop at that particular orientation। ये हम एक ओरिएंटेशन पे बात कर रहे हैं बच्चों, ये अभी जनरल एक्सप्रेशन नहीं है, ये मैक्सिमम टार्क की वैल्यू बच्चों हमने लिखी। तो इफ़ देयर आर n लूप्स, अगर हमारे पास n लूप हैं जैसा कि हमने अज्यूम किया था कि कॉइल रेक्टेंगुलर है उसमें n लूप हैं, तो फिर अगर हम टार्क की वैल्यू बच्चों कैलकुलेट करें, टा इक्वल टू NIA, दिस इज़ maximum magnitude of torque when the plane of coil is parallel to the magnetic field। This is maximum magnitude of torque when plane of coil is parallel to the magnetic field। यानी हम कह रहे हैं कि जिस वक्त इस प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल ज़ीरो होता है टार्क की वैल्यू मैक्सिमम होती है। और हमें ट्रिग्नोमेट्रिकली पता है कि जो कॉज का फंक्शन है वो ज़ीरो के एंगल पे हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। तो अगर हम ये ज़्यूम कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ कॉइल में एंगल थीटा है, तो जनरल एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो यहाँ पर साथ कॉस थीटा लिख देंगे।
So this is maximum magnitude of torque when the plane of coil is parallel to the magnetic field. If the angle between the external magnetic field and the plane of coil is theta, then ta equal to NIAB cos. तो जो ओरिएंटेशन हमने दिखाई थी उसमें थीटा 0 है, अगर यहाँ पर 0 लगाएं तो cos 0 1 है, टार्क की वैल्यू NIAB आ जाएगी, जिसको हमने बच्चों कहा है कि ये मैक्सिमम टार्क है। अब बच्चों यहाँ पर एक बात अंडरस्टैंड करें कि अगर कॉइल इस ओरिएंटेशन पे है तो इस ऊपर वाली साइड और नीचे वाली साइड पे मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ही नहीं करती, लेकिन जब ये कॉइल यूँ घूमता है, थोड़ा सा यूँ रोटेट करना शुरू करता है, तो ये साइड और ये साइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ एट सम एंगल आ जाती हैं। फिर इस साइड पे मैग्नेटिक फोर्स लगती है, इस पे भी लगती है, लेकिन हमेशा दोनों फोर्सें एग्जैक्टली इक्वल होती हैं, अपोजिट होती हैं, उनके लाइन ऑफ एक्शन कंसाइड करते रहते हैं हर वक्त। तो ये वाली साइड और इस साइड पे जो फोर्सें हैं उनका इफेक्ट हर वक्त ज़ीरो ही रहता है। टार्क कंस्टिट्यूट करना है तो जो फोर्सें वर्टिकल साइड पे एक्ट कर रही हैं उन्होंने ही करना है। जब ये फोर्सें मैक्सिमम होंगी और उनके लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान डिस्टेंस भी मैक्सिमम होगा, उस वक़्त टार्क की वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब ये कॉइल घूम के यूँ आ जाएगा, अब इस साइड पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स, इस साइड पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स होगी तो मैक्सिमम, लेकिन इनके लाइन ऑफ एक्शन कंसाइड कर जाएंगे, इनकी लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा, कपल आर्म ज़ीरो हो जाएगा, टार्क की वैल्यू फिर ओवरऑल टोटली ही ज़ीरो हो जाएगी। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम टार्क कब होगा, व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज़ पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सिमम टार्क व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज़ पैरेलल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। हम कह रहे हैं कि थीटा जब ज़ीरो होता है, थीटा ज़ीरो हो तो टार्क मैक्सिमम आ जाएगा, दैट इज़ NIA। अब इसका मतलब है हम इस एक्सप्रेशन को फिर यूँ भी लिख सकते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन है टा इक्वल टू, ये जो वैल्यू है ये तो मैक्सिमम टार्क है, तो टा मैक्सिमम इनटू, अगर हम इसको cos थीटा लिखना चाहें तो cos थीटा भी लिख सकते हैं। नो व्हाट इज़ मेंट बाय टा मैक्सिमम, दैट इज़ NIAB। तो इन जनरल फार्मूला टा इक्वल टू NIAB cos थीटा लिखें या टा इक्वल टू टा मैक्सिमम इनटू cos थीटा लिखें, मतलब एक ही है। मिनिमम टार्क व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका मतलब है कि जब प्लेन ऑफ कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी, थीटा 90 होगा, cos 90 ज़ीरो होगा, तो टार्क की वैल्यू अगर हम निकालें, टार्क की वैल्यू निकालें तो दैट इज़ NIAB cos 90 बच्चों ज़ीरो है, तो टार्क की वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी, जैसा कि डायाग्राम में मैं दिखाने लगा। दिस इज़ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई लेटर B। नो प्लेन ऑफ लूप इज़ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, B भी इधर है और नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में है। दिस इज़ P साइड, दिस इज़ Q साइड, दिस इज़ R साइड, दिस इज़ S साइड, करंट all are perpendicular to the external magnetic। अब बच्चों इस साइड पे फोर्स उधर लगेगी, इस साइड पे फोर्स इधर लगेगी, दोनों फोर्सें एग्जैक्टली एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल करेंगी। ये मैग्नेटिक फोर्स FSP है, ये मैग्नेटिक फोर्स Q है। इसी तरह से इस साइड पे लगने वाली मैग्नेटिक फोर्स और उस साइड पे लगने वाली भी मैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे के इफेक्ट को एग्जैक्टली कैंसिल करेंगी। इधर लगने वाली फोर्स FPQ है, इधर लगने वाली फोर्स FRS है। तो अब इन दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन, इन दोनों फोर्सेस का लाइन, इनका आपस में लाइन ऑफ एक्शन कंसाइड कर रहा है, इनका आपस में लाइन ऑफ एक्शन कंसाइड करेगा।
इट मीन्स ये फोर्सें एक दूसरे के अफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। अब जो वर्टिकल एक्सिस पे टार्क आएगा वो मिनिमम आएगा और ज़ीरो आएगा। इसका मतलब है कि जब कॉइल फील्ड के पैरेलल होता है उस वक्त तो ये दो फोर्सें होती ही नहीं हैं, ये दो फोर्सें मैक्सिमम होती हैं। और आपको ये बताया कि ये फोर्सें मैक्सिमम हैं, लेकिन वहाँ पर ये मैग्नीट्यूड में इक्वल थी, डायरेक्शन में अपोजिट थी, कपल बिल्ड कर रही थी। लेकिन जब लूप फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा तो फिर चारों फोर्सें ही मैक्सिमम होंगी। ये दोनों आपस में इनके लाइन ऑफ एक्शन कंसाइड करेंगे, एक दूसरे के वेट को कैंसिल करेंगी। इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन आपस में कंसाइड करेंगे, एक दूसरे के वेट को कैंसिल कर देंगी। सिस्टम इक्विलिब्रियम में यानी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, टार्क ज़ीरो होगा। तो मैक्सिमम टार्क व्हेन प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज NIAP। मिनिमम टार्क when plane of coil is perpendicular to the field and minimum value of torque is 0.